अमेरिकी बाजारों में मिला जुला कारोबार, डाउ में मामूली तेजी और अब है नजर यूएस फेड चेयरपर्सन जेनेट येलन के बयानों पर। एशिया की मिली जुली शुरुआत और एसजेएक्स लाल निशान में। घरेलू बाजार में कल कमी, 6 दिन की तेजी। एफआईएस की 2000 करोड़ की खरीदारी से भी नहीं मिला सहारा। निफ्टी में स्ट्रॉन्ग से ज्यादा की गिरावट हुई। सरकारी बैंकों में सरकार डालेगी 5000 करोड़ रुपए। बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक समेत 8 बैंकों को मिलेगी पूंजी, लेकिन पीएनबी, एसबीआई, आईओबी और देना बैंक को नहीं मिलेगा पैसा। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। कर्मचारियों के विरोध के बावजूद आईडीबीआई बैंक में सरकार के हिस्सा घटाने का सिलसिला जारी है। एलआईसी ने 7.25% हिस्सा 850 करोड़ रुपए में खरीदा। सरकार की हिस्सेदारी 74% पर अब सिमटी। और दिल्ली के बजट में आईटीसी को राहत, नहीं बढ़ा सिगरेट पर वैट। शिक्षा सेक्टर को मिले 10,500 करोड़ रुपए। 1000 नई नॉन एसी बसें खरीदेंगी सरकार। दुनिया भर के बाजारों से आज है मिले जुले संकेत, लेकिन कल की एक तेज गिरावट के बाद क्या भारतीय बाजार आज संभल पाएंगे या फिर एक्सपायरी तक इसी तरह का उतार चढ़ाव रहेगा? साथ ही बड़े इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं इस बाजार में और कैसे ट्रेड करें आप, इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत खई, और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे 2 खास मेहमान, सिमीफॉमिक.com की सिमीफॉमिक और इनॉक वेंचर्स के एमडी और सीईओ विजय चोपड़ा। इनसे जानेंगे कि कौन से सेक्टर स्टॉक्स हैं जिन पर आज उनकी नजर है। लेकिन अनिल, कल जो आपने कहा था कि 1750 ये एक लेवल है जिस पर नजर होनी चाहिए, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए, ठीक वहीं से बाजार घूमा। बाजार में डीआईआईज की बिकवाली ज्यादा बड़ी साबित हो रही है एफआईएस के मुकाबले। बताइए आज के सेशन में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? यही वजह हेमंत, हम लगातार तीसरे दिन कल कह रहे थे कि वायदा कारोबार के डेटा इतने मजबूत नहीं दिख रहे हैं, तो वहां सावधानी रखिए। तो 7,750 का ऊपर का लेवल छूकर बाजार घुमा, वो तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन 7,600 जो तोड़ा वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि 7,600 के नीचे गए। हालांकि एवरेज क्लोजिंग होकर ऊपर आए हैं, तो अब इसीलिए आज मैंने निर्णायक तौर पर चुना है 7,600 के लेवल को। जब तक आप 7,600 के ऊपर बने हुए हैं तब तक बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, 10% बाजार बढ़ने के बाद इस सीरीज में अगर 2% गिरते हैं तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, ऐसे करेक्शन आएंगे। लेकिन मुझे लगता है इस बाजार का टॉप या फिर बाजार को जितनी कुछ भी कमजोरी दिखानी वो तभी होगा जब आरबीआई की पॉलिसी के आसपास जो 5 अप्रैल को आनी है। जब तक 5 अप्रैल का आपके सामने पॉलिसी का एक बड़ा इवेंट है, तब तक बाजार बहुत मजबूत या बहुत कमजोर होंगे, इसकी संभावना कम है। हाँ, लेकिन इस बीच में उतार चढ़ाव बढ़ता हुआ दिखेगा। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए अगले 3 दिन बेहद मुश्किल भरे हैं, क्योंकि मार्च एंडिंग है। कई सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फाइनेंसिंग लिमिट्स बंद कर रखी हैं, लीवरेज पोजीशन नहीं बन रही है, लोग अपने पुराने कारोबार को निपटाने में ज्यादा लगे हुए हैं। उस लिहाज से आपको एडजस्टमेंट ज्यादा होते दिख रहे हैं। जो बड़ी ब्लॉक डील्स भी लगातार बाजार में हो रही है, उसके पीछे भी कारण यही है। अब आज आपको 2 लेवल्स पर नजर रखनी है। पहला है 7,575 और दूसरा है 7,650। 7,575 के नीचे फिसले और टिके तो 75 से 100 पॉइंट तक की कमजोरी आपको आज और अगले 2 सेशन में देखने को मिल सकती है। 7,650 के पार निकले तो 50 पॉइंट की तेजी की और उम्मीद कर सकते हैं। 7,700 के पार जाने में मुश्किल आएगी। मैं वो वायदा कारोबार के डेटा में आपको बताऊंगा। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, निफ्टी से ज्यादा कमजोरी के संकेत कल बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी दे दिए हैं, जब उन्होंने बैंक निफ्टी ने 15,700 का लेवल तोड़ा और उसके नीचे क्लोजिंग दी। तो निफ्टी की क्लोजिंग बुरी नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी की क्लोजिंग बुरी है। अब अगर 15,500 आज बैंक निफ्टी तोड़ देता है तो फिर आप अपनी तेजी की पोजीशन में बिल्कुल न रहें, निकल जाएं, क्योंकि उसके बाद सीधा 15,100 15,200 की रेंज में अगला सपोर्ट आएगा जो काफी नीचे है। तो बैंक निफ्टी में ज्यादा सावधानी रखनी है, और बैंक निफ्टी में अब तेजी के मूड में तभी आना है जब बैंक निफ्टी 15,800 के पार निकल कर टिके। तो सावधानी से ट्रेड करना है, कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है, लीवरेज पोजीशन खासतौर से कैश मार्केट में नहीं बनानी है, ये ध्यान रखें। चलिए, तो इन सब बातों का ध्यान रखें। अब हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। विजय, ये बताइए, कई दिनों के बाद कल ऐसा लगा कि सेल-ऑन रैलीज में पैसे बन रहे हैं, अब तक तो बाय ऑन डिप्स में ही पैसे बन रहे थे। ये बताइए आज के मार्केट्स को किस तरह से अप्रोच करेंगे आप? मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी। निफ्टी का जो रेंज मुझे समझ में आता है वो करीब 7550 से लेकर 7680 तक का स्तर होगा। मुझे लगता है एक्सपायरी करीब
7650 और 7700 के बीच में कहीं होनी चाहिए। और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, जैसे अनिल जी ने भी कहा कि इतना मेजर रनअप हुआ है स्टॉक्स में, 40-40, 50-50% तक की वृद्धि भी देखी है कुछ एक स्टॉक्स में हमने, तो थोड़ा बहुत करेक्शन लाजमी भी है। अगर आप बैंकिंग को देखें, बैंकिंग में जो भी दिग्गज थे, चाहे वो आईसीआईसीआई हो, चाहे वो एसबीआई हो, हमने इनमें एक मेजर रनअप देखा। और थोड़ा बहुत करेक्शन अगर होता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक्स को हेल्दी करेगा। अगर बहुत ज्यादा गिरावट मुझे यहां से नहीं लगती। मुझे लगता है कि बहुत अगर मार्केट अगर 7400 को तोड़ता है तब कुछ घबराहट की बात है, पर अभी फिलहाल बहुत ज्यादा घबराहट नहीं दिखती। 2-3 कारण हैं इसके। एक तो क्रेडिट पॉलिसी में एक्सपेक्टेड है कि रेट कट आएगा, और अगर यूएस जो जैनेट येलेन है उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जो कि रेट्स बढ़ाने के ऊपर है, तो हो सकता है कि बाजारों में फिर से तेजी आए। कच्चा तेल गिरने की वजह से भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। और एक रिजल्ट सीजन पे हम बैठे हैं, जो एडवांस टैक्स के नंबर्स आए हैं वो मैं ये नहीं कहूंगा बहुत अच्छे हैं, मगर बहुत खराब भी नहीं हैं। तो लग रहा है कि एक एवरेज अर्निंग सीजन रहना चाहिए। और आगे आने वाला मॉनसून भी जो आईएमडी बता रहा है वो अच्छा बता रहा है। तो कुछ एक अच्छे ऐसे कारण हैं जो मुझे लगता है जो बाजार को आने वाले टाइम में सपोर्ट करेंगे। थोड़ा रिजल्ट सीजन ठीक रहा, और अगर गवर्नर राजन ने कुछ सरप्राइज करा, अगर 50 पैसे का कट दे दिया, तो मुझे लगता है बाजार यहां से बहुत तेजी करेंगे। अदरवाइज 25 पैसे का तो कहीं ना कहीं प्राइस इन है इन भावों में। बिल्कुल। चलिए, राजन के ऊपर नजर होगी, और आज तो अनिल सबकी नजर जेनेट येलेन पर होने वाली है कि वो किस तरह के बयान देते हैं, और वही ग्लोबल मार्केट्स का मूड कल के लिए बनाएंगी। लेकिन एफआईआईज और डीआईएस, आप देखिए डीआईएस ने जो बिकवाली करने का मन बनाया है वो काफी बड़ा फिगर है। 2500 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में बाइंग, क्या वजह लगती है इसके पीछे? और एफआईआईएस की 2000 करोड़ की खरीदारी भी संभाल नहीं पा रही मार्केट्स को। देखिए, डोमेस्टिक फंड्स की बिकवाली के पीछे 2 रीजन है। एक तो ये कि 10% की नॉन स्टॉप तेजी जो हुई है बाजार में, और आपको याद होगा कि 7000 के आसपास तो खरीदारी इन्होंने की थी, तो इन्हें पता है कि यहां पर बिकवाली कर लेनी चाहिए, मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, क्योंकि एफआईज और डोमेस्टिक फंड 2 अलग अलग ट्रिगर देख रहे हैं। एफआईज देख रहे हैं आज जेनेट येलेन की स्पीच, जिसमें हम सबको पता है पिछली स्पीच से अगर कोई संकेत लेना चाहें तो वो ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ब्याज दरें अगली बार बढ़ाने वाली है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि वहां से कुछ नेगेटिव नहीं आएगा। दूसरा ट्रिगर एफआईज जो देख रहे हैं वो है 5 अप्रैल की पॉलिसी। उन्हें पता है ब्याज दरें घटेगी और हो सकता है 0.5% भी घटे। तो ऐसे में अगर इस बाजार की तेजी को खत्म होना है तो उसके आसपास 1 आध दिन पहले या बाद में वहां पर जाकर खत्म होगा, तो तब तक एफआईज बाजार पर पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन डोमेस्टिक फंड उसके आगे वाली इवेंट को देख रहे हैं जो कि नतीजों की, और नतीजों में शायद ज्यादा बहुत अच्छे आने की उम्मीद ना हो, उस उम्मीद में वो अभी से बेचना शुरू कर रहे हैं। एक बात साफ भी है, अगर 2,500 करोड़ का रोज स्टॉक बेचना है डोमेस्टिक फंड को, तो वो तभी बेच सकते हैं जब सामने एफआईज खड़े हों, तो उनकी रणनीति साफ है। लेकिन हम पिछले 3 दिनों से लगातार इसीलिए आपको संकेत दे रहे हैं कि सावधान रहिए, सावधान रहिए, ऊपर के स्तर पर बिकवाली का प्रेशर आएगा, क्योंकि वायदा कारोबार के डेटा उतने मजबूत है नहीं। और कल के सेशन में अगर आप देखें तो भले ही 2000 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में एफआईज की है, लेकिन 1800 करोड़ के आसपास के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, तो नेट एफआईज की खरीदारी बहुत ज्यादा है नहीं, और यही वजह की ऊपरी स्तर पर आपको दबाव रहेगा। और इसलिए हम कह रहे थे कि 7800 के पार जाना इस सीरीज में निफ्टी के लिए बेहद मुश्किल है। तो 7750 कल बहुत ही बेहतरीन लेवल था बेचने के लिए, लेकिन एक दिन की कमजोरी में आप पूरी तरह से मूड बदल लें वैसा भी नहीं है। जब तक 7600 होल्ड कर रहा है बाजार, तब तक बहुत घबराने की जरूरत नहीं। एफआईएस के फ्लो आज भी पॉजिटिव रहेंगे, इसकी आप संभावना मानकर चलें। तो लोअर लेवल पर थोड़ा सपोर्ट खरीदारी का आएगा, लेकिन अब यही है कि बिकवाली का दबाव कितना होता है डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से, वो बाजार का डायरेक्शन तय करेगा। और कुछ हद तक उन्हें रिडम्पशन प्रेशर भी है। बिल्कुल, कुछ हद तक रिडम्पशन प्रेशर भी है। तो देखना होगा सपोर्ट किन लेवल्स पर अब मार्केट को आज मिलेगा। और सिमी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर एक ट्रेड लेना हो विजय, तो बताइए। मैं आपकी लिस्ट में देख रहा हूं सीमेंट कंपनियों में अंबुजा सीमेंट एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आपको तेजी करने की राय दे रहे हैं। क्या रैशनल है, कितनी तेजी आज हो सकती है? देखिए, ओवरऑल मैं अभी सीमेंट कंपनीज में काफी बुलिश हूं, चाहे वो अल्ट्राटेक हो, अंबुजा हो, एसीसी हो। कारण उसका यह है कि जो सरकार ने कितने अनाउंसमेंट्स किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो सीमेंट कंपनीज को फायदा पहुंचना ही है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है जब इस तरह का मोमेंटम बनेगा तो जितने अलाइड सेक्टर्स हैं उनको भी बेनिफिट पहुंचेगा। अंबुजा खास करके वैल्यूएशन वाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी करीब 228-29 पे कल इसका क्लोजिंग था। मुझे लगता है कि इंट्राडे में तेजी दिखा सकता है, और करीब 237-38 के टारगेट के लिए इसको लिया जा सकता है। और इसका एक स्टॉप लॉस भी मैं रिकमेंड करूंगा 220 का। मुझे लगता है सीमेंट स्टॉक्स को अच्छा करना चाहिए आने वाले 1-2 तिमाहियों में। अभी हमने देखा था सीमेंट
स्टॉक्स इतना खराब कमजोर प्रदर्शन नहीं दिखा रहे थे, बाजार को आउट परफॉर्म लगातार ये सेक्टर और ये शेयर कर रहा है, इस पर नजर रखिएगा। लेकिन अनिल, एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? आप कह रहे हैं कि यहां पर तस्वीर काफी खराब है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से, और एक संकेत जो सबसे ज्यादा अहमियत रख रहा है वो ये कि बाजार के अपसाइड धीमे धीमे लिमिटेड होती जा रही है, कि बहुत ज्यादा बढ़ेंगे नहीं। और कल जिस तरह से 7,700 के लेवल पर ओपन इंटरेस्ट 65 लाख शेयरों का पुट का बना है, तो अब बाजार ऊपर जाएगा तो भी 7,700 के ऊपर जाकर टिक पाना बहुत मुश्किल काम है। ये संकेत दिख रहे हैं। तो जो लोग बड़ी एक्सपायरी में 7,800 या उसके पार की उम्मीद लगाकर बैठे थे, उनके लिए बड़ी निराशा है डेटा में। कम से कम अब ये अलग बात है हेमंत कि एक दिन में डेटा बहुत जल्दी बदल जाता है, जिस तरह का वॉल्यूम हो रहा है, और एक्सपायरी के पहले, मार्च के पहले, तो हो सकता है डेटा बदले। लेकिन हम आज के डेटा के बेसिस पर ये कह सकते हैं कि 7,700 के पार जाने के लिए, टिकने के लिए बाजार तैयार नहीं है। स्टॉक फ्यूचर्स में कल 8 करोड़ शेयर नए जुड़े हैं और एफआई ने 1800 करोड़ की बिकवाली की है। शॉर्ट्स बन रहे हैं स्टॉक फ्यूचर्स में, तो खास तौर से ट्रेडर्स को एक जगह सावधान रहना है, और वो जगह ये है जहां एफआईएस की होल्डिंग ज्यादा है या जहां एफआईएस तुरंत बिकवाली के मूड में आते हैं, उन शेयरों में वायदा कारोबार में फ्यूचर्स में पोजीशन तेजी का न बनाए। ये सबसे पहला संकेत। बैंक निफ्टी में 2.5 लाख शेयर कम हुए हैं और निफ्टी में 12 लाख शेयर। कल यहां पर तेजी की पोजीशंस कम होती हुई दिखी है। तो जैसे आपने 7,700 के नीचे ट्रेड किया, ठीक है, वहां से तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन हल्की करना शुरू किया, और ये एक अच्छा संकेत है कि जो कमजोर ट्रेडर्स थे वो निकले हैं बाहर। लेकिन एक अच्छा संकेत वायदा कारोबार से कल जो मिल रहा है वो है कि पुट कॉल रेशियो में 8 बेसिस पॉइंट की कमी एक ही दिन में हुई है, 0.96 पर आया है 1.04 से। वो एक अच्छा संकेत है कि जो कमजोर ट्रेडर्स निकल गए तो बाजार थोड़ा हल्का हो गया, ये एक अच्छा संकेत है। अब 7,600 को मैंने निर्णायक लेवल पर आज इसलिए चुना है क्योंकि वहां पर अभी भी 50 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में। तो जब तक आप 7,600 को होल्ड करते हैं, उसके ऊपर बने रहते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर आज 7,600 के ऊपर की क्लोजिंग भी दे दी आपने, तो बहुत डरने की जरूरत नहीं। हो सकता है जनरल एलेन कल आपका मूड सुधार दे। तो 7,600 के नीचे क्लोज ना हो तब तक बहुत ना घबराएं, तब तक यही समझे कि 10% बढ़ने के बाद 2% का करेक्शन है तेजी का, तो घबराने की बहुत जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, 7,600 के नीचे क्लोज होते दिखेंगे तो फिर आपको बिकवाली का दबाव एक्सपायरी तक बढ़ता हुआ दिखेगा, और तेजी करने वाले ट्रेडर्स और पोजीशन कम करते हुए नजर आएंगे। इंटरेस्टिंग है बाजार, वोलेटाइल ट्रेड्स के लिए तैयार है, तो कन्विक्शन कम होगा, ये बात पक्की है। होप जो है वो पूरी की पूरी देखिए जेनेट येलन के स्टेटमेंट पर टिकी हुई है। फिर से सेंट्रल बैंकर्स, जी हाँ, सेंट्रल बैंकर्स ही एक्शन में है और यही बाजार का मूड सुधारने का या बिगाड़ने का काम करते आए हैं। यूरोप के मार्केट्स पर भी आज नजर होगी, ईस्टर की लंबी छुट्टी के बाद आज वो भी खुलेंगे। लेकिन हमारे 5 एक्सपर्ट्स निफ्टी पर आज क्या राय दे रहे हैं, आइए एक बार ये भी देख लेते हैं। पुनीत किन्नरा कह रहे हैं कि बिकवाली करनी चाहिए, 7,550 से 7,530 तक के टारगेट्स होंगे, 7695 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। विकास सालू के निर्मल बंके खरीदना चाहते हैं 7,570 के स्टॉप लॉस से 7,730 तक निफ्टी फिर से। और रजत बोस भी कह रहे हैं पुनीत किन्नरा के साथ कि बिकवाली ही आपको करनी चाहिए आज भी, 7554 के टारगेट, 7680 का स्टॉप लॉस रखें। आपकी दोनों बिकवाली की राय तो मेरी तरफ से खरीदारी की। अनुज दीक्षित कह रहे हैं कि तेजी करें, 7575 स्टॉप लॉस, टारगेट 7,720, बिल्कुल सेम। चलिए, अब 2-2 का मामला है, अब देखना होगा कि जीतता कौन है। देखिए एक और एक्सपर्ट शॉर्ट साइड पर ज्यादा है, शॉर्ट साइड का ध्यान रखना चाहिए। 7570 का टारगेट है, 7675 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो 5 में से 3 एक्सपर्ट्स कह रहे हैं बिकवाली करिए, 2 कह रहे हैं खरीदारी करिए। एक बात तो साफ दिख रही है हेमंत की 7575 7,575 जो हमने आज ट्रेडिंग रेंज का निचला लेवल दिया कि उसके नीचे खराब होंगे, तो वो लेवल चार्ट पर भी बड़े अहम लेवल के तौर पर आता दिख रहा है, तो वहां पर नजर जरूर रखें। तो इंट्राडे में 7,575 टूटे तो फिर तेजी में ना रहें, ये संकेत साफ है। ऊपर की तरफ 7,675 7,700 दिख सकता है एक बाउंस बैक में। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट की टॉप ट्रेडिंग पिक्स तो होंगी, लेकिन वो टॉप 5 शेयर जहां पर आज खबरों के दम पर दिखेगा बड़ा एक्शन, मौके होंगे आपके लिए ट्रेडिंग और कमाई के, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये जानने का कि आज टॉप 5 स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। और IDBI बैंक ये स्टॉक है आपकी रडार पर? बिल्कुल, और यहाँ पर LIC ने हिस्सेदारी बढ़ाई है 7.16% से बढ़ाकर अब LIC की हिस्सेदारी लगभग दुगनी 14% के पार हो गई। इस स्टॉक पर नजर रखें, सरकार अपनी हिस्सेदारी 50% तक लाने की फिराक में। और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों का देखिए अच्छा दौर चल रहा है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से, और आज नजर है ARSS इंफ्रा के ऊपर। इसको ऑर्डर मिला है करीब 109 करोड़ रुपए का, और इस स्टॉक में आज तेजी देखने को मिल सकती है।
विप्रो और डोमिनोज पिज्जा बनाने वाली कंपनी जुबिलिएंट फूड वर्क्स, इन दोनों पर रखिए नजर, क्योंकि 5 साल के लिए करार हुआ है इन दोनों कंपनियों के बीच में। एनर्जी और ऑपरेशनल खर्च कम करने के लिए करार हुआ है, तो विप्रो को तो फायदा होगा ही, फीस लेंगे, और जुबिलिएंट फूड के अगर खर्चे कम हुए इनके लिए भी फायदे की बात है। अशोक लेलैंड और इंडसइंड बैंक के ऊपर भी नजर रखिए। अशोक लेलैंड लगातार नॉन कोर एसेट्स को बेच रहा है और इंडसइंड बैंक में जो करीब आधे % की हिस्सेदारी थी वो इन्होंने कल बेची है। करीब 300 करोड़ रुपए वहां से इस कंपनी को मिले हैं। तो इंडसइंड बैंक का इसलिए रडार पर क्योंकि वो ब्लॉक का हैंगओवर खत्म हो चुका है, और अशोक लेलैंड इसलिए रडार पर क्योंकि इनको ये पैसा मिलेगा। 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर ये शेयर ने कल भी हमने देखा था इंट्राडे में छुए थे। $5 बिलियन यानी कि लगभग 35,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी ओएनजीसी अगले 5 सालों में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, क्योंकि सरकार ने जो नई ऑयल और गैस नीति का की घोषणा की थी उसके चलते ओएनजीसी को लगता है कि इसका फायदा उठाना चाहिए। बड़ा पैसा लगाने वाले हैं ओएनजीसी प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर। और सीएनबीसी आवाज पर जल्द शुरू होने वाला एडवाइजरी का सबसे बड़ा महासंग्राम। देखिए मार्केट एक्सपर्ट्स के इस महामुकाबले में कौन होगा प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप सीरीज 1 का विजेता, किसे मिलेगा इंडिया का बेस्ट एनालिस्ट का खिताब। जानने के लिए डाउनलोड करें advisorymandi.com मोबाइल ऐप। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त फंडामेंटल राय देने के लिए विजय चोपड़ा साहब, और कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में रहने वाले हैं उन पर ली जाए राय उनकी। सबसे पहले आईडीबीआई बैंक। एलआईसी ने 7% हिस्सेदारी बढ़ाकर 14% के पार की है। सरकार का इरादा है 50% या उससे कम हिस्सेदारी लाने का, 80% से घटाकर। हालांकि कर्मचारी यूनियन इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये होगा जिस तरह से वित्त मंत्री खुद बयान दे चुके हैं। बताएं सर, क्या करना चाहिए आईडीबीआई बैंक में? क्या कहीं कोई खरीदारी का मौका है या फिर थोड़ा और गिरने दे इसे? मुझे लगता है प्रेशर रहेगा आईडीबीआई पे। देखिए सरकार का कई बार कंटेंशन रहता है कि वो एलआईसी को कोर्स करें या व्हाटएवर किस स्टेक खरीदें ऐसी कंपनियों में जहां पर सरकार को दिक्कत है। पर मुझे लगता है कि बैंक को दे हैव टू सेट देयर हाउस इन ऑर्डर, और बहुत सारे मैनेजमेंट चेंजेस होने चाहिए। जिस तरीके से वो काम करते हैं, जिस तरीके से लोन्स डिसबर्स करते हैं और जिस तरह से रिकवरीज करते हैं, मुझे लगता है कि सारे के सारे सरकारी बैंकों में इस पर फोकस होना चाहिए। भी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे सरकार ने पैसा देने के लिए तो अग्री किया है बैंक्स को, मगर कुछ बैंक्स को कम्प्लीटली बाहर रखा है। कारण ये है कि सरकार का कॉन्फिडेंस नहीं है। इन द लॉन्ग रन बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिन बैंकों ने इररिस्पॉन्सिबली लोन बांटे उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं टाइटन होना चाहिए न्यूज। तो मुझे लगता है कि आईडीबीआई में कोई बहुत ज्यादा एक्शन होगा नहीं। संभवतः आपको थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखे, बट मेरी ये सलाह होगी दूसरे बैंक्स हैं, अगर आपको निवेश ही करना है तो एचडीएफसी बैंक में करें, कोटक बैंक में करें, इंडसइंड में करें। ये ज्यादा बेहतर बैंक्स लगते हैं मुझे इस समय आईडीबीआई से। ऑलराइट, चलिए तो दूसरे और विकल्प हैं इंडसइंड बैंक जैसे, वहां पर निवेश करने की राय दी जा रही है। लेकिन दिल्ली का जो बजट कल आया चोपड़ा साहब, उसमें हमने देखा कि उन्होंने भी वैट जो है सिगरेट पर उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं करी है। और इससे पहले हमने महाराष्ट्र के बजट में भी ऐसा ही देखा, कर्नाटका के बजट में भी ऐसा ही देखा। तो राज्य थोड़े ज्यादा संवेदनशील हैं इस मुद्दे को लेकर। ये बताइए आईटीसी के शेयर में क्या एक रिलीफ रैली आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी हाइक नहीं हुआ वैट में? मुझे लगता है आईटीसी जिस जगह पे अभी प्लेस्ड है, और अभी भी हमने देखा कि कुछ दिन पहले ही 280 के स्तर पे ट्रेड कर रहा था, वहां पर भी मैंने रिकमेंड किया था कि आईटीसी मुझे बाय लगता है। क्योंकि देखिए अब धीरे धीरे अगर आप पिछले 4-5 सालों में देखें तो आईटीसी का जो सिगरेट बिजनेस पे जो डिपेंडेबिलिटी वो कम होती जा रही है। अब वो उनका एफएमसीजी बहुत अच्छा करने लगा है, होटल बिजनेस है, फैशन बिजनेस है, बहुत सारे अलग पेपर बिजनेस है। तो काफी बिजनेसेस हैं जहां पर उनका फोकस है। नो डाउट सिगरेट्स उनका एक मेजर बिजनेस है, तो वहां पे अगर वैट नहीं बढ़ा तो संभवतः कुछ रैली देखने को मिलेगी। बट मुझे लगता है कि आईटीसी विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी खरीद के पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। बिल्कुल, और सेंटीमेंट के लिए आते सबसे बड़ी खबर आईटीसी के लिए जो आती है वो सिगरेट से रिलेटेड ही आती है। और अगर वैट नहीं बढ़ा है दिल्ली में तो ये एक सेंटीमेंट के लिहाज से पॉजिटिव जरूर है। लेकिन एक और सेंटीमेंट के लिहाज से पॉजिटिव जो है वो है आईजीएल के लिए। यहां पर भी कुछ लग रहा था कि टैक्सेस नए लग जाएंगे, सीएनजी वगैरह होने की बात करें, तो वो नहीं हुआ। उस पर भी राय लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है फंडामेंटल राय देने के लिए विजय चोपड़ा साहब, और अब देख लेते हैं वो स्टॉक्स जहां पर एक्शन रहने वाला है उन पर राय ले ली जाए। आईजीएल की हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, आप तो दिल्ली के ही हैं चोपड़ा साहब, और कल बजट जो आ गया उसमें और वैट बढ़ने का जो डर था लोगों को कि सीएनजी वगैरह पे सरकार बढ़ा सकती, आईटीसी को छोड़ दिया, इसे भी छोड़ दिया। तो अब ये बताएं कि आईजीएल में भी कल जिस तरह से थोड़ी बहुत मंदी की पोजीशंस बनी थी इस डर से, क्या कहेंगे, शॉर्ट कवरिंग होगी या फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए इस खबर के दम पर? मुझे लगता है रिवर्सल हो सकता है। 560 का स्तर में वॉच करूंगा। मुझे लगता है कि यहां से 20 से 25 रुपए की तेजी स्टॉक में देखी जा सकती है। दूसरी बात, दिल्ली में फिर से सरकार सोच रही है कि वो ऑड इवन स्कीम लागू करे, और जब भी ऐसा होता है हमने देखा कि सीएनजी में कन्वर्जन बहुत होता है गाड़ियों का, क्योंकि सीएनजी को उससे दूर रखा गया है कि ऑड और इवन नंबर के स्कीम से। तो नो डाउट आईजीएल को फायदा पहुंचता है, उनकी सेल्स बढ़ती हैं। तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव खबर है स्टॉक के लिए, बहुत स्ट्रांग कंपनी है अदरवाइज। तो 560 से 565 का स्तर का टारगेट जरूर दूंगा मैं स्टॉक पे। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल फिर से ये सेकंड राउंड ऑड इवन का शुरू होगा। आप कैसे मैनेज करते हैं, हो जाता है आराम से, दिक्कत नहीं आती? देखिए दिक्कत आती है, मगर मुझे लगता है कि इन द लार्जर पर्सपेक्टिव और सबकी भलाई के लिए ये अच्छा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बूस्ट किया जाए। इस बजट में हमने देखा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बूस्ट करने के लिए काफी मेहनत की जा रही है। तो मैं भी कार पूलिंग करता हूं अपने मित्र के साथ, जो कि हम सेम ऑफिस में जाते हैं। तो उनके पास वी हैव दैट इक्वेशन। तो नो डाउट ऐसा कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, पर मुझे लगता है कि ओवरऑल शहर के लिए अच्छा है, पोल्यूशन कम होगा और काफी ट्रैफिक की जो समस्या है उसमें काफी निजात मिलता है लोगों को इस दौरान, जो लास्ट टाइम मैंने फील किया था। तो आई थिंक इन द लॉन्ग रन इट्स गुड फॉर दिल्ली। बहुत सारे विदेशों में काफी शहरों में ये लागू किया जा चुका है पहले से और काफी सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो मुझे लगता है बीच बीच में इसको रन करना चाहिए, जो कि ओवरऑल शहर के लिए अच्छा है। और अगर हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा हो जाता है, विच इज गोइंग टू बी अ बून फॉर ऑल द डेलीगेट्स, तो आई एम श्योर कि आने वाले समय में इसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट बहुत अच्छे होंगे। अनिल जी बताइए, दिल्ली के बजट में और क्या आपको बड़ी चीजें लगी? जो मैं देख रहा था, स्वीट्स के ऊपर वैट घटा है, रेडीमेड क्लोथिंग के ऊपर वैट 12.5% से घटकर 5% हो गया, इवन जूतों पर और स्कूल बैग्स पर भी वैट घटाया गया है। उससे रिलेटेड कोई प्ले आपको लगता है आज तेजी दिखा सकता है? मिर्जा इंटरनेशनल, लिबर्टी, बाटा, कोई कंपनी है जिस पर आपकी नजर है लॉन्ग टर्म के लिए जो आपको अच्छी लगती है? देखिए, मैं अगर आप फुटवेयर की बात करें तो बाटा एक ऐसी कंपनी है जो मुझे अच्छी लगती है। मिर्जा इंटरनेशनल में भी संभवतः कुछ तेजी देखने को मिल सकती है, पर मिर्जा इंटरनेशनल का जो मार्केट शेयर है वो बहुत कम है। ज्यादातर वो एक्सपोर्ट्स में है रादर देन बहुत ज्यादा डोमेस्टिक मार्केट उनका कैप्चर नहीं है एज कम्पेयर टू बाटा। तो बाटा इज द बेस्ट पिक इन द फुटवेयर स्पेस। अच्छा, ये एक अच्छी खबर है एक्चुअली। मैं बताऊं आपको, हेमंत जब भी दिल्ली जाते तो वहां से मिठाई जरूर लेकर आते, तो अब स्वीट्स पर भी वैट घटा है तो हमें ज्यादा मिठाई खाने को मिलेगी, ये बात पक्की है। अगर वैट नहीं घटता तो, लेकिन हाँ देखिए, ये बजट जो है दिल्ली वाला, उसको काफी लोग अच्छा मान रहे हैं और कंज्यूमर फ्रेंडली बजट बनाया। देखिए वैट कहीं बढ़ा नहीं है, ये एक अच्छी बात है, घटा है बल्कि। हाँ, लोगों को वैसे ही बहुत झटके लगे हुए हैं तो थोड़े कम लगे तो अच्छा है। लेकिन अब एक झटका लगा है थोड़ा सा जेट एयरवेज को, और इस पर एक राय ली जाए, क्योंकि ये जेट एयरवेज करें कि भाई सोमवार से 20 फ्लाइट कम कर रहे हैं डोमेस्टिक फ्लाइट्स, क्योंकि एक बोइंग 737 एयरक्राफ्ट इन्हें मिला नहीं है, इसके चलते फ्लाइट्स इन्हें कम करनी पड़ रही है। कल ये स्टॉक, वैसे तो एविएशन वाले सारे मजबूत थे सुबह फर्स्ट हाफ, ये देखिए 2 बजे बाद सारी दिक्कत शुरू हुई, जो ऊपर से फिसल गए सारे तीनों ही एक्चुअली, जेट, स्पाइस, इंटरग्लोब। लेकिन स्पेशली जेट एयरवेज पर राय लेना चाहता हूं, चोपड़ा साहब क्या करना चाहिए? मुझे लगता है जेट एयरवेज अभी फिलहाल एक रेंज में फंसा हुआ है जो करीब करीब 510 से लेकर 570-80 तक है। मुझे लगता है इस रेंज में रहेगा, थोड़ा सा बहुत करेक्शन हो सकता है, संभवतः हम आपको 520-510 के लगभग भी स्टॉक को देखें, मगर कोई बहुत ज्यादा डैमेज मुझे स्टॉक में नहीं लगता। विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर कच्चे तेल में गिरावट होती है तो नो डाउट एयरलाइन कंपनीज को फायदा पहुंचेगा। तो सारी ही एयरलाइन कंपनीज में तेजी बनी रहेगी अगर कच्चे तेल के भाव सप्रेस्ड रहते हैं या यहाँ से और गिरते हैं। नो डाउट एयरक्राफ्ट की कमी की वजह से पैसेंजर्स का जो ट्रैफिक है उसको मैनेज करने में थोड़ी समस्या जरूर होंगी, दे विल लूज टू कंपटीशन, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्टॉक संभल जाएगा और एयरप्लेन भी उनको मिल ही जाएंगे। ओके, तो जेट एयरवेज के ऊपर नजर रखिएगा। लेकिन चोपड़ा साहब ये बताइए
जिस तरह से कल हमने देखा बीएसई की तरफ से एक नोटिस आया कि वो कुछ कंपनियों को सस्पेंड कर रहे हैं 31 मार्च से उनकी ट्रेडिंग, उन शेयरों में आज किस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा? क्यूपिड एक स्टॉक है, सीएमआई लिमिटेड एक ऐसा स्टॉक है, और ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिनमें कुछ फंड्स ने भी, जीएमओ जैसे फंड्स ने खरीदारी करी थी और अब ये सस्पेंड हो जाएंगे। कैसे देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं इस खबर को? हिंदुस्तान वायर, ऑटोपाल इंडस्ट्रीज, हाई ग्राउंड, कुछ और ऐसी कंपनियां हैं जिनके ट्रेडिंग के ऊपर सस्पेंशन लगाया जा रहा है। तो क्या आज इन स्टॉक्स में दबाव देखने को मिलेगा? कैसे रीड करते हैं आप इसे? डेफिनेटली मुझे लगता है कि इनमें सेलिंग प्रेशर होगा। जब ट्रेडिंग ही सस्पेंड हो रही है तो जो पोजीशंस हैं वो एग्जिट की जाएंगी। मगर जनरली जिन स्टॉक्स की आपने बात करी को बहुत ज्यादा वॉल्यूम भी नहीं होता है, तो हो सकता है कि निवेशक इसमें फंस जाएं। और जो सेबी भी कर रही है, आज भी मैं अखबारों में पढ़ रहा था कि म्यूचुअल फंड्स को काफी स्ट्रिक्ट हिदायत दी गई है सेबी चेयरमैन के द्वारा कि किसी भी कंपनी के साथ वो कोई एक स्वीट डील नहीं कट करें। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें अच्छी हैं ओवर द लॉन्ग रन, निवेशकों के लिए बहुत अच्छी हैं। जहां जो भी सेबी कर रहा है, जो एक्सचेंजेस कर रहे हैं, इसमें आई थिंक इट वुड बी गुड फॉर द इन्वेस्टर्स इन द लॉन्ग रन। तो डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर तो देखने को मिलेगा ही इन सभी स्टॉक्स में। चलिए, तो इन शेयरों में सावधान रहें, निकल जाएं, ज्यादा बेहतर यही है। कोई तो बड़े रीजंस होते हैं जिस वजह से एक्सचेंज यहाँ पर एक्शन लेते हैं, और ज्यादातर कंपनियों की बैलेंस शीट अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इनमें से निकल जाना चाहिए। चलिए, अब हमारे साथ दो और एक्सपर्ट कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पहले तो कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सिमीभौमिक.com की सिमी भौमिक, तकनीकी राय देने के लिए और वायदा कारोबार की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ हैं चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगड़िया। आप दोनों का भी स्वागत है। सिमी, पहले तो ये बताएं, निफ्टी खरीदेंगी या बेचेंगी? गुड मॉर्निंग अनिल जी, बिल्कुल खरीदेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि निफ्टी कल जहां पे आके बंद किया था वो निफ्टी का 100 डेमा था। करेक्शन शुरू हुआ था 200 डेमा के आसपास से। 200 डेमा का फिगर है 7777। निफ्टी उसी के आसपास से 7750 के आसपास से करेक्शन चालू किया था और बंद किया था 7587 के आसपास, और 7588 निफ्टी का 100 डेमा है। मैं आज वॉच करूंगी 7588 टूट रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो लेवल नहीं टूटा तो शायद निफ्टी वापस रिकवर करेगी। और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा खरीदारी करने का वो 7570 के नीचे मैं रख रही हूँ, और मेरा टारगेट 7650 से 7670 है। मैं एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मुझे ये एकदम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ निफ्टी 7600 या 7550 से नीचे जाके मेंटेन करेगा, क्योंकि 7550 निफ्टी का दिसंबर महीने का लो था, और कई बार जनवरी और फरवरी में निफ्टी 7600 के आसपास हाई बना के फिर नीचे जा रहा था। तो 7600 से 7550 निफ्टी के लिए एक मेजर सपोर्ट रीजन हो गया, और मुझे लगता है कि निफ्टी इस सपोर्ट को होल्ड जरूर करेगा और निफ्टी में वापस रिकवरी देखने को मिलेगी। पर आज के दिन के लिए 7570 का स्टॉप लॉस और खरीदारी करने का राय। 7570 के स्टॉप लॉस के साथ रिकवरी के लिए प्ले करेंगी सिमी, कह रही हैं। यहाँ पर तेजी का ध्यान है उनका, लेकिन सुमित भी है हमारे साथ। हाय सुमित, तेजी करेंगे या मंदी? हाय हेमंत, गुड मॉर्निंग। वेल, व्यू फिलहाल तेजी का मेंटेन रखेंगे। कल का फॉल जरूर देखने को मिला है हमको 80 से 100 पॉइंट का निफ्टी में, बट ओवरऑल अभी भी मुझे ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि कोई बड़ी करेक्शन स्टार्ट होने के लिए संकेत मिल चुके हैं। इतनी बड़ी तेजी के बाद ये करेक्शंस आते रहते हैं, और एक्सपायरी वीक भी है, तो एक्सपायरी वीक में ये 100 पॉइंट के झटके बहुत बार हमको देखने को मिलते हैं। आई थिंक 7600 7570 के बीच बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। सीएमपी पे हम एक बार कोई भी कॉल बना नहीं रहे हैं। ओवरऑल हमको तेजी लग रही है, और फ्रेश बाय एक बार हम 7700 के ऊपर रिकमेंड कर रहे हैं खरीदने के लिए। स्टॉप लॉस उस केस में होगा 7630 का, और टारगेट 7800 जो हम पहले कहते हुए आ रहे थे। दूसरा एक सिनेरियो और हो सकता है कि अगर बाई चांस ओपनिंग में खुलने के बाद अगर 30-40 पॉइंट का करेक्शन मिल जाता है तो लोअर लेवल्स पे बाय करें, क्योंकि नीचे में जैसे 7550 का बहुत अच्छा सपोर्ट बन रहा है, वो जब तक ब्रेक नहीं करेगा क्लोजिंग बेस के ऊपर तब तक हमको तेजी देखने को मिल सकती है। तो 7570-600 के लेवल अगर नीचे मिल जाते हैं ओपनिंग के बाद, तो यहाँ तो नीचे में बाय करें, वो केस में 7550 का स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट ऊपर में हम 7800 का मेंटेन रखेंगे। ओके, तो किस तरह से खुलता है वो देखें, या तो 7700 पार हो जाने दें उसके बाद खरीदें, लेकिन वहां पर अभी यहां से 85 पॉइंट दूर है, और अगर नीचे खुल जाए तो फिर 7550 का स्टॉप लॉस लगाएं। तो जितना नीचे खरीद पाए 7550 के नजदीक उतना बेहतर होगा। लेकिन क्या निफ्टी के मुकाबले में कल बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर हो गया सुमित, और क्या करना चाहिए फिर बैंक निफ्टी में?
देखिए अनिल जी, बैंक निफ्टी में यस कल कमजोरी देखने को मिली है और कल मेजर प्रेशर हमको जो देखने को मिला है वो बैंकिंग स्टॉक्स और मेटल स्टॉक्स में ही देखने को मिला है। कल के दिन में एक ही दिन में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। बट अगर डेटा वाइज देखने जाएंगे और अगर प्रॉपर लेवल्स पे भी देखने जाएंगे तो बैंक निफ्टी ने भी कोई 200-300 पॉइंट के मूव के अंदर घुमा है। 15,700 15,500 इसका सपोर्ट बन रहा था। 700 का सपोर्ट इसने जरूर तोड़ा है, बट ओवरऑल सपोर्ट 15,500 का है। जैसे हमने निफ्टी में कॉल बनाया है सेम उसी तरह से हम बैंक निफ्टी में भी बाय अबोव का कॉल बना रहे हैं। सीएमपी पे बाय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाय अबोव इसके लिए दे रहे हैं क्योंकि वो लेवल अगर ब्रेक कर देगा इंट्राडे के अंदर तो फिर उसके बाद हमको एक सडन तेजी देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी भी 15,750 के ऊपर खरीदे, उस केस में स्टॉप लॉस रहेंगे 15,500 और इमीडिएट टारगेट 16,000 का रहेगा। और 16,000 का एक हर्डल भी है जो पिछले एक हफ्ते से फेस कर रहा है। तो 16,000 ब्रेक करने के बाद और तेजी देखने को मिल सकती है 16,300 तक के लिए। बट फिलहाल छोटा व्यू लेके चले, 15,750 के ऊपर बाय करें, 15,500 स्टॉप लॉस और 16,000 का टारगेट। 15,500 स्टॉप लॉस, 15,750 के ऊपर निकले तभी बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की राय। लेकिन सिमी, अगर एक ट्रेड आपको लेना हो किसी शेयर में तो आपका आज का टॉप पिक क्या होगा? हेमंत, मैं एक सेल कॉल और एक बाय कॉल ढूंढ के लाई हूं। मैं दोनों ही मतलब डिस्क्लोज करूंगी यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है कि निफ्टी रिकवर कर सकता है ओपनिंग जहां पे भी हो। एक सेल कॉल मेरा कैनरा बैंक का होगा। सेल कॉल मैं दे रही हूँ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि 185 का लेवल अगर ये क्रॉस नहीं करेगा तो ये 177-76 तक आ सकता है। तो नीचे 177-76 का टारगेट के लिए मैं सेल करूंगी 185.50 के ऊपर स्टॉप लगा के। और एक लॉन्ग कॉल मैं टाटा केमिकल्स में दे रही हूँ। ओके, तो टाटा केमिकल्स में लॉन्ग साइड पर जाने की राय, कैनरा बैंक में शॉर्ट साइड पर जाने की राय सिमी की निकल कर आ रही है। सिमी से आगे बात करने में कोई दिक्कत हो रही है उस लिंक को में, लेकिन सुमित, आपका एक टॉप कॉल कौन सा होगा आज? देखिए हेमंत, हमको फार्मा में एक करेक्शन नजर आ रही है और फार्मा में हमको बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर सब में एक अच्छी खासी करेक्शन और वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल आज के लिए और 1-2 दिनों के लिए हमने एक वॉक फार्मा को चूज किया हुआ है सेल साइड के अंदर। वॉकहार्ट ऐसा लगता है कि यहां से 50-60 रुपए की करेक्शन इजीली दे सकता है। 940, 945, 45 के लेवल्स के आसपास सेल बना सकते हैं वॉक फार्मा के अंदर। और इसके अंदर स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 970 का। और इमीडिएटली जो पहला पड़ाव हमको नीचे में नजर आ रहा है वो है 910 का। और अगर 910 ब्रेक हो जाता है तो 870 के भी लेवल्स हमको अप्रैल सीरीज के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल ये प्रेजेंट लेवल से 50 से 70 रुपए की करेक्शन हमको ऐसा लगता है कि वॉकहार्ट के अंदर देखने को मिलेगी। और फार्मा में हमको बहुत सारे स्टॉक्स में मंदी लग रही है और ये सेम ट्रेंड ऐसा लगता है कि अगले 15-20 दिन या शायद 25 दिनों तक जारी रहेगा। तो फिलहाल वॉकहार्ट बेस्ट ट्रेड है सेल साइड में रहने के लिए 910 और 870 के टारगेट के लिए। तो फार्मा शेयरों के लिए राहत के संकेत है नहीं, अगली सीरीज भी खराब होगी ये कह रहे हैं सुमित। और ऐसे में जो भारी उतार चढ़ाव दिखाने वाला शेयर है वो है वॉकहार्ट। शॉर्ट कर दें आप 910, 870, ये दिखेगा आपको जल्दी नीचे की तरफ। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और बेहतरीन पिक्स हैं हमारे एक्सपर्ट्स की और साथ ही ऑप्शंस की रणनीति भी लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। सिमी बॉम्बिक सुमित बगड़िया तो हमारे साथ बने हुए हैं ही, अमरीश बलिगा भी हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे ट्रेड करेंगे आज भारतीय बाजारों को? कल जिस तरह से ड्रामेटिक फॉल देखने को मिला, 450 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। आज गिरावट और गहराएगी या रिकवरी होगी? शायद थोड़ा बहुत करेक्शन देख पाएंगे हम लोग, क्योंकि कल की जो गिरावट थी काफी तेज थी। सो आई थिंक दैट कैन कंटिन्यू फॉर अ वाइल। पर मुझे लगता नहीं कि मार्केट्स विल गो बिलो 7500 लेवल्स इन अ हरी। आई थिंक बिफोर मॉनेटरी पॉलिसी शायद हम लोग फिर से 7800, 7850 के ऊपर ही शायद देख लें, बिकॉज अगेन द एक्सपेक्टेशन इज दैट वी कुड हैव अ 50 बेसिस पॉइंट्स कट। तो उस एक्सपेक्टेशन पे आई थिंक वी कुड सी अ रैली ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। सो शायद आज एक चांस मिले नीचे में लेने के लिए। ये इंटरेस्टिंग बात है हेमंत। कोई भी बैरिश है नहीं इस वक्त। देखिए, सुमित कह रहे हैं खरीदिए, सिमी कह रहे हैं खरीदिए और अमरीश भी कह रहे हैं कि खरीदिए। तो यानी कि 1000 पॉइंट की तेजी होने के बाद में अगर 100 पॉइंट निफ्टी गिर जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। और जब तक पॉलिसी नहीं आती, 10% की तेजी हुई थी तो एक दिन की गिरावट। पर भी एक केवियट है, जब सब लोग बुलिश हो जाते हैं तो शायद नहीं, देखिए सब लोग तो कल भी बुलिश थे तो करेक्शन हुआ है। तो वैसा नहीं है, कमजोर बाजार में खरीदना पड़ेगा तभी पैसा बनेगा। तो 7500 एक्चुअली ये लेवल अहम भी है। आप जो कह रहे हैं वो सही बात है, क्योंकि पिछले 3-4 सीरीज में 7500 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, कभी पुट में तो कभी कॉल में। और उसके ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ है वो थोड़ा लंबा चलना चाहिए। तो अगर 7750 से 7500, 250 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी पे हो जाता है और फिर पॉलिसी आती है तो फिर जगह तो बन जाएगी जो आप कह रहे हैं।
So I mean the correction also is a very healthy correction क्योंकि एक लाइन में ऊपर नहीं जा सकता मार्केट क्योंकि जो 6,800 से ऊपर गया था विदाउट एनी मीनिंगफुल करेक्शन जो करेक्शन अभी हम लोग देख रहे हैं आई थिंक इट इज गुड फॉर द मार्केट, इज गुड फॉर कंसोलिडेशन। चलिए तो अच्छी बात है, करेक्शन हो, घबराए नहीं, बढ़िया है। लेकिन इस करेक्शन में क्या आप डीएलएफ खरीदेंगे? डीएलएफ में इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि वॉल्ट डिज्नी के साथ एक करार करने की बात इनकी चल रही है। राइट। रिटेल प्रोडक्ट्स वगैरह बेचेंगे, आउटलेट्स खोलेंगे। वॉल्ट डिज्नी तो बड़ी ब्रांड है, उन्होंने डीएलएफ को ही चुना है, क्यों चुना है पता नहीं, लेकिन डीएलएफ खरीदना चाहिए क्या इसका? डीएलएफ को चुना है बेसिकली बिकॉज ऑफ रियल एस्टेट, बट एट द सेम टाइम वी शुड रिमेंबर कि बाकी जो 5-6 इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ उन्होंने टाई अप किया था इन द लास्ट 6-7 years, उन लोग छोड़ के निकल रहे हैं। सो आई थिंक इट विल बैलेंस आउट, बट एट द सेम टाइम आई थिंक डीएलएफ इज मोर ऑफ अ ट्रेडिंग बेट जो 10-15 रुपया ऊपर जाता है। आई मीन whenever there's a news, but I don't think it's an investment story even at this point of time क्योंकि जो इन्वेंट्री पड़ी है, the way the balance sheet is, I don't think things will change very soon for DLF। चलिए, तो डीएलएफ में नई खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन कहाँ खरीदारी करनी चाहिए? काफी सारे ऑटो शेयर हैं हम देख रहे हैं जो लगातार 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर छू रहे हैं। अशोक लेलैंड में खबरें भी हैं, इंडसइंड बैंक में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी 0.5% बेचकर करीब 300 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सुमित से पूछेंगे ब्रेक के उस पार अशोक लेलैंड उनको किस तरह से लगता है, और टीवीएस मोटर इसने भी कल 52 हफ्ते के नए उच्चतम स्तर छुए, ये शेयर कैसा लगता है? ये सब ब्रेक के बाद सिमी, सुमित, अम्बरीश हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, सिमी भौमिक, सुमित बगड़िया और अम्बरीश बलिगा। और अब कुछ और स्टॉक्स जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स राय दे रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए। आज से ऑप्शंस की रणनीति की हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। सुमित ने एसबीआई को चुना है ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए। आज से सुमित बताएं, क्या कॉल या पुट और क्या करें? देखिए जी, ओवरऑल तो एक बार तेजी लग रही है और ऊपरी लेवल से जरूर हमको एक प्रेशर देखने को मिला है बैंकिंग स्टॉक्स में, बट मुझे नहीं लगता कि अभी तक बैंकिंग स्टॉक्स की तेजी और रैली पूरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी और तेजी बाकी है और ये करेक्शन के बाद हमको एक दोबारा तेजी देखने को मिलेगी। तो हमने 1 अप्रैल का एसबीआई का 190 का कॉल सजेस्ट किया है। 7 से 9 रुपए के बीच में इसको बाय कर सकते हैं। कल की क्लोजिंग है 9 रुपए। इंट्राडे में अगर बाई चांस थोड़ी सी कोई वॉलिडिटी के चलते अगर 3-4 रुपए एसबीआई गिरेगा तो 1-1.5 रुपए ये शायद नीचे मिल सकता है कॉल। तो 7 से 9 रुपए की रेंज के बीच में इसको खरीदे, 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। अगर ये 7 से 8 रुपए एसबीआई गिर जाता है तो पॉसिबिलिटी कम है स्टॉप लॉस हिट होने की, क्योंकि डेल्टा अप्रोक्सीमेटली 0.5 का है 190 के कॉल के अंदर, तो हमको ये स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम है। एट द सेम टाइम ऊपर में हमको सबसे पहले 198, 199 का टारगेट दिख रहा है और उसके बाद 210 का टारगेट दिख रहा है। अगर दोनों टारगेट अचीव हो जाते हैं तो हमारा टारगेट बनता है 20 रुपए के आसपास, यानी ओवरऑल 15 से 20 रुपए का टारगेट हम इसको 190 के कॉल के अंदर लेके चल सकते हैं। इस टारगेट के लिए अप्रैल का कॉल 190 का कॉल लेके चलना चाहिए। ओके सुमित, और अशोक लेलैंड ये शेयर आपको कैसा लगता है और यहाँ पर पोजीशंस कैसी बनी हुई हैं ये भी बताइए। इंडसइंड बैंक में करीब 0.5% हिस्सेदारी बेचकर 300 करोड़ रुपए इन्होंने कल जुटा लिए हैं। क्या और तेजी बन सकती है? कल हमने देखा था दिन के दौरान 52 वीक्स हाई भी इसने छुए थे। जी बिल्कुल बन सकती है। अशोक लेलैंड और टीवीएस मोटर ये दोनों ही स्टॉक ऑटो में बहुत अच्छे लग रहे हैं फिलहाल। और अगर आप स्पेसिफिकली अशोक लेलैंड की बात करेंगे तो 80 रुपीज से 98 ये रेंज तोड़ने में स्टॉक को करीब 6 महीने लगे हैं और 6 महीने के बाद इसने ये रेंज ब्रेकआउट दिया हुआ है। अगर ये रेंज ब्रेकआउट का एज इट इज टारगेट मान के चले तो 118 से 120 का टारगेट अशोक लेलैंड के अंदर बनता है। आई थिंक ये ब्रेकआउट के बाद कंसिस्टेंट क्लोज भी दे चुका है, उसके ऊपर 3 दिन का ट्रेडिंग सेशन क्लोज भी दिया है। मेरे ख्याल से अशोक लेलैंड में अगर कोई 2 रुपए की 3 रुपए की करेक्शन मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ऊपर में इमीडिएटली अगर कॉल पुट के डेटा के हिसाब से देखेंगे तो पहला पड़ाव 110 के ऊपर है, हाईएस्ट ओआई डेटा और हाईएस्ट ओआई चेंज 110 पे हो रहा है। तो पहला टारगेट तो हम 110 का मान के चलेंगे। ओवरऑल 118 से 120 का टारगेट आप मान के चल सकते हो सकता है ये टारगेट हमको अगले 1 महीने में देखने को मिल जाए। मेरे हिसाब से अशोक लेलैंड बहुत ही स्ट्रांग कैंडिडेट है, इसके अंदर बाय करके चलना चाहिए। अब दोबारा ये 98 के नीचे नहीं आना चाहिए, यानी कोई भी डिप में कोई भी करेक्शन में 98 के स्टॉप लॉस से 110 और 120 के टारगेट के लिए आप लेके काम कर सकते हैं अशोक लेलैंड के अंदर। ओके, जब तक 98 ना टूटे तब तक घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन सिंडिकेट बैंक, इसके चार्ट्स देखकर बताइए यहां पर कोई एक्शन हो सकता है? 31 मार्च को बोर्ड बैठक है सिंडिकेट बैंक की और इसमें सरकार को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया जाएगा लगभग 700 करोड़ रुपए के आसपास का, यानी कि थोड़ा पैसा मिलेगा सिंडिकेट बैंक को। और जनरली जो सरकार को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता है, जो ये फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे करते हैं, वो तो प्रीमियम पे ही होता है, तो भाव जो है उससे तो ऊपर हो गई। ये बताएं, खरीदना चाहिए क्या सिंडिकेट बैंक? देखिए अनिल जी, चार्ट में एक रैली तो देखने को मिल रहा है जिसका सपोर्ट अभी 61 के आसपास मिल रहा है।
तो अगर कोई खरीद रहा है करंट लेवल पर तो मुझे लगता है कि 61 का एक फिक्स स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि 61 के नीचे ये स्टॉक थोड़ा सा वीकनेस दिखा सकता है। और 61 का लेवल अगर ये होल्ड करता है तो रिसेंटली ये जो 71 के आसपास हाई बनाया था वहां तक भी ये स्टॉक जा सकता है। तो मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ ₹2 का ही होगा 61 का। न्यूज के चलते अगर कोई खरीदारी करना है तो 61 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 70 से 71 का टारगेट रखिए। ओके, तो ₹61 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं पोजीशन में, 65 से ₹67 के आसपास के लक्ष्य। चलिए ले लें एक और ब्रेक, और ब्रेक के उस पार भरपूर एक्शन तैयार होने वाला है आपके लिए बाजार का, क्योंकि हम शुरुआत करेंगे प्री ओपनिंग सेशन की। पूरे एशियाई बाजारों से है सुस्ती के संकेत, न बड़ा उतार न कोई ऐसी गिरावट। तो ऐसे में SGX निफ्टी भी दिखा रहा है सुस्ती, लेकिन कैसी होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत? रुपए पर रखेंगे नजर, साथ ही आपके लिए लेकर आएंगे ब्रोकरेज हाउसेज की राय, स्टॉक 2020 का अपडेट और पूरा एक्शन पहला सौदा में इस ब्रेक के बाद।